सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि रिसोर्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। रिसोर्स का डेफिनेशन, अलग अलग तरह का रिसोर्स के बारे में भी हमने काफी कुछ जाना था अगले क्लास में। चलो उन सब चीजों को थोड़ा एक बार और दोहरा लेते हैं, थोड़ा एक बार फिर से उसको रिकैप कर लेते हैं बस शॉर्ट में, और फिर हम शुरू करेंगे आज का क्लास। तो कल मैंने कहा था कि अगर देखा जाए रिसोर्स, तो रिसोर्स का डेफिनेशन जो मैंने बताया था कि एनीथिंग व्हिच इज अवेलेबल इन एन एनवायरनमेंट एंड दैट कैन सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, और इट इज क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरल एक्सेप्टेबल। तो अगर ये सब कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। इसके ऊपर हमारा काफी विस्तृत चर्चा हुई थी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलो आज शुरू करते हैं, फिर से थोड़ा रिकैप कर देते हैं। कल मैंने पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पे रिसोर्स दो तरह का होता है, एक होता है बायोटिक और एक होता है एबायोटिक, है कि नहीं। ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक एबायोटिक होता है। बायोटिक मतलब होता है लिविंग, लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स, है कि नहीं। इसमें फ्लोरा एंड फोना आ जाएगा, कल साथी का तुमने बोला था, इस फ्लोरा एंड फोना सब कुछ आ जाएंगे उसमें बायोटिक लिविंग में। एबायोटिक में जैसे नॉन लिविंग, एक रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, ये सब चीजें एबायोटिक चीजें में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, खत्म होने के हिसाब से अगर हम देखें कितना, मतलब जो हम कहते हैं एग्जॉस्ट किस तरह, मतलब एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें रिसोर्स को, तो दो हिस्से में बांटा। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमने फिर देखा था कि दो तरह से बांटा गया है। रिन्यूएबल रिसोर्स को दो तरह से, एक होता है कंटिन्यूअस और फ्लो, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल, ठीक है। रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं उनको हमने दो तरह से बांट दी, एक हो गया कंटिन्यूअस और फ्लो, जिसमें विंड और वाटर आ जाएंगे जो कि फ्लो करते रहते हैं, ठीक है नहीं। और एक आ गया बायोलॉजिकल। बायोलॉजी में क्या आएगा, फॉरेस्ट, मतलब जिसको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, है कि नहीं। नेचुरल वेजिटेशन में कौन आएंगे, जंगल सो, फॉरेस्ट, और बाकी वाइल्ड लाइफ। फिर हम बात करते थे, देखो ये एग्जॉस्टिबिलिटी की बात की हमने, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल को दो हिस्से में बांटा गया, कंटिन्यूअस और फ्लो। देन उसको हमने देखा कि बायोलॉजिकल के हिसाब से फिर उसको दो। तो फिर हम वापस आते हैं नॉन रिन्यूएबल के पास। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को दो तरह से बांटा गया, एक होता है रिसाइकलेबल, दूसरा होता है नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल मतलब तुम्हें पता ही होगा, जिसको हम फिर से पुनर्व्यवहार, उसका फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। तो रिसाइकलेबल में मेनली कौन आएगा, मेटल्स आएंगे, है कि नहीं। जबकि नॉन रिसाइकलेबल्स में हम जानते हैं फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में मैंने बताया था पेट्रोलियम वगैरह, नेचुरल गैस, है कि नहीं। जो गैस हम चाहे वो एलपीजी हो चाहे वो सीएनजी हो, एक बार उसको जलाने के बाद वो खत्म हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे नॉन रिसाइकलेबल, है कि नहीं। वहीं पे अगर मतलब लोहे का कोई चीज लाओ, उसको इस्तेमाल करो, फिर वो खराब हो गया, टूट फूट गया, तो उसको फिर से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। इतना तक मैंने समझा दिया था तुम्हें, उसके बाद आगे भी समझा था, तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कल की बातें। फिर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे अगर हम बात करें, तो मैंने चार तरह का बताया था तुम्हें। ऑनरशिप के बेसिस पे सुबह से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑनरशिप के बेसिस पे मैंने चार तरह का बताया था कि इंडिविजुअल, फिर कम्युनिटी एंड नेशनल और इंटरनेशनल। इंडिविजुअल मैंने समझा दिया था, किसी एक के जो अधिकार में रहने वाला रिसोर्स को हम इंडिविजुअल रिसोर्स कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए मार्कर हो गया, मेरा जो खुद का घर, जमीन, ये सब चीजें मेरा इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। वहीं पे अगर हम बात करें कम्युनिटी, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो किसी एक का नहीं होता है, किसी बाप का जागीर नहीं होता है, ठीक नहीं। या मतलब समझ रहे हो, हाँ, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, तो उसको हम कहेंगे कम्युनिटी लैंड, जो कि एक ग्रुप ऑफ लोगों का होता है, जैसे गांव का मैदान, गांव का तालाब, लेकिन सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट तो वही अलग होता है, गवर्नमेंट रेस्टोरेंट तो कोई नहीं, मतलब पब्लिक प्लेस हो जाएगा, है कि नहीं। पार्क हो गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो अब बात करते हैं कि सर नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, इन दोनों को मैं समझा दूंगा। इनको समझाने के लिए थोड़ा मुझे मैप की जरूरत पड़ेगी, मैप में बनाऊंगा, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा यहाँ पे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं स्टार्टअप ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से। तो पहले इसको समझा दूं, फिर इसको भी समझा दूंगा, ओके। तो हमने कहा कि सर स्टार्टअप ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से, मतलब कौन सा रिसोर्स कितना डेवलप है, उसके हिसाब से रिसोर्स को बांटा गया है। क्लास 8 में अगर तुम्हें याद होगा, तुमने पढ़े थे कि सर स्टार्टअप ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से हमने तो दो तरह का पढ़े थे, एक होता है पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा होता है एक्चुअल रिसोर्स, है कि नहीं। यही पढ़े थे ना, पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्सेस होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्सेस होते हैं कि, पोटेंशियल रिसोर्स का कोई एग्जांपल दे सकता है एक, कुछ याद है क्लास 8 का। दे सकते हो कि नहीं दे सकते।
कृतिका, क्या आवाज मेरा आ रहा है? चलो, अगर याद नहीं तो मैं याद करवा देता हूँ तुम्हें कि सर पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब होता है वो रिसोर्सेज जो हमें हमारे पास है लेकिन उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि हमारे पास तो है, जैसे राजस्थान में तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठा रहा हूँ कि राजस्थान में बहुत ज्यादा क्या है, सनलाइट है, ठीक है नहीं, काफी ज्यादा धूप होता है वहां पे, लेकिन वहां पे अगर हम सोलर सोलर पैनल लगवा देते तो काफी ज्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी वहां से मिल सकता था, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। मतलब वो है हमारे पास लेकिन उसको, अरे जो डेवलप नहीं है, ठीक है। क्लास 8 में तुम्हारा पोटेंशियल रिसोर्स का डेफिनेशन कुछ इस तरह से था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है हम उस तक पहुंचने के लिए, है कि नहीं। लद्दाख वद्दाख का, लद्दाख फाउंड, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख, ऐसा कुछ था, है कि नहीं, कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन क्लास 10 में थोड़ा उसको मॉडिफाई करके दिया गया है। यस, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया दैट इज गुजरात में सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया। इसका मतलब है कि पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जहां, जिसका मतलब which are found in the region but have not been utilized, जो कि अब तक हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जबकि वो हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, यही थोड़ा मिलता जुलता है, ध्यान रखना इस बात को। इस चीज पोटेंशियल रिसोर्स को थोड़ा ध्यान रखना, इसको आगे भी इसकी चर्चा आएगी। तो उसके बाद आता है दूसरा, होता है सर डेवलप्ड रिसोर्स, जिसको हम कहते थे एक्चुअल रिसोर्स, वो यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करके दे दिया गया। सर डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होता है बेटा? डेवलप्ड रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं, है कि नहीं, which are surveyed and their quality and quantity is known and determined for utilization, है कि नहीं, and the development of resources depends on technology and develop their feasibility। तो देखो डेवलप्ड रिसोर्स में यहाँ पे ज्यादा कुछ वो पे नहीं दिया गया, मतलब ज्यादा कुछ मतलब ज्यादा डिटेल में वो नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि किसी भी एरिया का, जैसे मान लो हम डिस्कस करेंगे कि जैसे मान लो किसी एक माइंस है, जैसे मान लो तालचेर में हमारा कोल माइंस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे मयूरभंज बादाम पहाड़ में क्या है, आयरन माइंस है। तो ये जो माइंस हैं, तो इनका क्या होता है कि पहले माइंस जब ढूंढने से पहले क्या किया जाता है, पहले सर्वे किया जाता है, ढूंढ 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 लिया, उसके बाद सर्वे होता है, फिर सर्वे उसमें कौन सा क्वांटिटी है, जैसे आयरन और भी मान लो, आयरन और भी अलग अलग तरह का होता है कि नहीं, हेमाटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। तो ये जो, या फिर कोल कोल होता है, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, इस तरह से अलग अलग तरह का कोल भी होता है। तो हमने मान लो कि हमने इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, इंडिया में कौन सा ज्यादा कोल मिलता है, कोई बता सकता है? क्या एंथ्रासाइट तो सबसे बेहतर होता है, इंडिया में कौन सा ज्यादा मिलता है, कोई गेस कर सकता है? कैन यू गेस? नहीं कर सकते। एंथ्रासाइट हमारे यहाँ पे ज्यादा नहीं मिलता है, हमें उससे नीचे जो आता है, ठीक है नहीं। लिग्नाइट, लिग्नाइट नहीं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। चलो छोड़ो वो सब बात है, हम बात कर रहे थे सर डेवलप्ड रिसोर्स के बारे में। डेवलप्ड रिसोर्स मतलब उस, जैसे मान लो हमने कहा कि हमारे यहाँ पे कोई खान है, माइंस है, हम उनका क्वांटिटी क्वालिटी हमें पता चल चुका है, हमने उसको सर्वे कर लिया है, उसको एस्टिमेट कर लिया है, उसको कितना है, कितने क्वांटिटी में और कौन सा क्वालिटी में है, अगर इसको ये हमें पता चल चुका है, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। किसको कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसको कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करूं? रिपीट करूं फिर से? अच्छा चलो फिर से रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान दो, आराम से, बहुत बेसिक से समझते हैं हम। हमने कहा कि सर चलो एग्जाम्पल, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, देखो सनलाइट की हम बात करते हैं, चलो इसको हम धूप कहते हैं। हमारा थार डेजर्ट जो है, थार डेजर्ट जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे भी भर सर सनलाइट है,
हमको पता है। थॉर डेजर्ट में भी सनलाइट है, वहां पे भी काफी ज्यादा धूप है, गर्मी है, ये हमको पता है, सबको पता है कि नहीं? वहीं पे अगर तुम देखो, हरियाणा का एक जगह है गुड़गांव, जिसको हम गुरुग्राम भी कहते हैं, है कि नहीं? वहां पे भी वही सनलाइट है। अरे सनलाइट तो हर जगह पड़ता है कि नहीं? मतलब जनरली देखा जाए तो वहां पे भी सनलाइट है। ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से समझना। हमने बात की कि सर यहाँ का सनलाइट जो है, हमको पता है कि यहाँ पे है, लेकिन हमने उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना ही हमने वहां पे कुछ सर्वे किया है। हमको बस पता है कि वहां पे सनलाइट है, भाई सनलाइट तो होगा ही, डेजर्ट है तो धूप तो होगा, ये हमको पता है। लेकिन ना हमने वहां पे सर्वे किया है कि कितना अमाउंट वहां पे ये होता है वो होता है। हमने बस उसको ना सर्वे किया है, ना कुछ किया है, ना हमने उसको कुछ डिफाइन किया है, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये जब हम उसको बिना सर्वे किए, ना सर्वे किए, अगर देखो इस्तेमाल करने से पहले सर्वे करना पड़ता है, तो हमने सर्वे नहीं किया और ना ही हम उसको इस्तेमाल करें, तो इसको हमने बोल दिया दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल सर। जबकि हम गुरुग्राम में हमने क्या किया है, हमने सोलर पार्क बनवाए हैं, है कि नहीं? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पे? गुड़गांव, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने उसको क्या किया, हमने उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा डेवलप्ड। चलो इससे भी अगर समझ में नहीं आया, फिर से मैं और एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, चलो हमने यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, हमारे यहाँ पे देखो, क्लास 8 से भी थोड़ा एग्जाम्पल उठा रहा हूँ मैं। यूरानियम जो है इंडिया में दो जगह पे मेनली, बहुत जगह मतलब अलग अलग जगह पे मिलता है, तो मैं मेनली दो जगह पे उठा रहा हूँ यूरानियम। एक मिलता है हमारा झारखंड में, ठीक है, इसको जादूगोड़ा की खान कहते हैं, जादूगोड़ा। और एक लद्दाख में भी है। लद्दाख वाले एरिया में ना हमने सर्वे किया है, बस हमको पता है कि वहां पे उसके रेडिएशन वेडिएशन चेक करने के बाद हमको पता चला कि नहीं सर, यहाँ पे भी यूरेनियम रिजर्व है, यूरेनियम मिला है, ये मतलब है वहां पे। लेकिन हमने झारखंड में क्या किया, सर्वे किया कि कौन से तरह का यूरेनियम होता है, लेकिन यूरेनियम अलग अलग तरह का होता है, क्योंकि समझ रहे हो कि नहीं? साइंस यहाँ पे थोड़ा आ जाता है बेटा, केमिस्ट्री। यूरेनियम का अलग अलग आइसोटोप होता है ना, यूरेनियम 235 और एक को होता है। तो उनमें से एक कोई इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफी कम अमाउंट में मिलता है, जो कि न्यूक्लियर बम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं हो पाता उसको, है कि नहीं? तो हमने कहा कि ये वाला चीज जो लद्दाख में जो मिल रहा है, उसको हमने इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उसका हमने सर्वे किया, ना ही उसकी मतलब और लद्दाख से निकालने के लिए देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, वहां पे लास्ट में ये जो डेवलप रिसर्च के लास्ट में एक दे दिया गया है सर, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की बात करती है। मतलब जब हम उसको बाहर निकालेंगे वहां से, कि मान लो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन वहां से जब हम बाहर निकालेंगे उसको, क्या वो हमारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से वो जा रहा है? समझना बड़े ध्यान से। हमने लद्दाख को, भाई लद्दाख को, उसको बर्फ है, पहाड़ी एरिया है, उसको खोदो, वहां तक पहुंचो, वहां पर जाके ये करो वो करो, तो वहां पे काफी ज्यादा पैसा खर्च होगा। टेक्नोलॉजी है हमारे पास थोड़ा बहुत, लेकिन उस लेवल का, उस वहां तक पहुंचने के लिए हमें काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने कल केजीएफ का एग्जाम्पल दिया था, कोलार गोल्ड फील्ड, जिसको हम कोलार गोल्ड माइंस कहते हैं। हम चाहें तो सोना निकाल सकते हैं, लेकिन वहां से पैसा इकोनॉमिकल, इट्स नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल। तो हमने देखा कि यहाँ से ना ये इकोनॉमिकल फिजिबल है, ना हमने उसको सर्वे किया, और ना ही हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस इज नॉन एज पोटेंशियल रिसर्च। वहीं पे जब हम बात करते हैं झारखंड की जादूगढ़ा की खान, यहाँ पे हमने उसको सर्वे वर्वे किया है, और उसको हम देखा कि इसको जब इसको खोद के निकालेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा इन मतलब पैसा खर्च नहीं होगा, है कि नहीं? जितना हमारी जरूरत है, जितना हमें यूरेनियम चाहिए, जो पूरा उसका मतलब जिसको हमें चाहिए न्यूक्लियर वगैरह सब जो बनाने के लिए, ठीक है, तो उससे बाहर से खरीदने से बेहतर यहाँ से हम निकाल सकते हैं उसको कम पैसे में। तो हमने ये सब, तो ये हो गया हमारा डेवलप्ड रिसर्च। क्या समझ में आया कुछ? और हमने देखा कि ये सर इकोनॉमिकली फिजिबल है। क्या समझ में आया, जरा बताओ। शुभश्री, क्या समझ में आया?
सत्विका समझ में आई? यहाँ पे भी यूरेनियम है, यहाँ पे भी यूरेनियम है, लेकिन जब हम इसको पोटेंशियल कहते हैं, लेकिन इसको हम डेवलप कहते हैं, क्योंकि भाई इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, टेक्नोलॉजिकली फिजिबल है कि नहीं? तो टेक्नोलॉजिकली फिजिबल नहीं, इकोनॉमिकली फिजिबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी है कि नहीं? यस। चलो अच्छी बात है। तो हमने देख ली कौन सा, एक हो गया पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा हो गया डेवलप रिसोर्स। यहीं पे एक तीसरा भी दे दिया गया है स्टार्टस ऑफ डेवलपमेंट में सर, एक स्टॉक होता है और एक होता है रिजर्व। देखो स्टॉक और रिजर्व को समझने के लिए इसमें एक रोल रहता है किसका, टेक्नोलॉजी का, ध्यान देना। पोटेंशियल डेवलप समझ में आया क्या? क्वालिटी क्वांटिटी सर्वे करना है। यहाँ पे बात आती है सर स्टॉक एंड रिजर्व। एक ही चीज याद रखना, एक ही, बस 1 मिनट में समझ में आ जाएगा बेटा, बहुत टॉप चीज है ही नहीं है। देखो बस थोड़ा सा दिमाग को फोकस करके रखना, आ जाएगा समझ में। एक है हमारा स्टॉक, और स्टॉक के अंदर ही आता है रिजर्व, समझना। स्टॉक उसी के अंदर आता है रिजर्व, इसी का ही एक सबसेट है रिजर्व। स्टॉक एंड रिजर्व, तो देखो ध्यान दो बात को। स्टॉक जब हम बात करते हैं, देखो स्टॉक मतलब क्या है, कहीं पे जगह पे मतलब स्टॉक करके रखेंगे, लेकिन स्टॉक का मतलब, अरे कोई ज्योग्राफी वगैरह छोड़ो, स्टॉक का मतलब क्या है कि जो स्टोर होके रहना, लेकिन उसको जैसे मान लो कहा कि किसी ने बोल दिया कि कल से नमक नहीं मिलेगा, तो लोग भागेंगे नमक खरीदने के लिए, बोरा वोरा लेके आके स्टॉक करके रखेंगे, है कि नहीं? इसको हम होर्डिंग भी कहते हैं। तो जब बात आती है स्टॉक की, देखो मान लो, तो हम जब रिसोर्स की, इन द सेंस ऑफ रिसोर्स, हम स्टॉक को समझने की कोशिश करेंगे, तो बात आती है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी की, और किसकी बात आती है, टेक्नोलॉजी की। समझना बड़े ध्यान से। स्टॉक उसी को कहते हैं, स्टॉक उसी को कहते हैं, समझना ध्यान से। स्टॉक उसी को कहते हैं जिसको इस्तेमाल करने के लिए, मतलब हम, हमें पता है कि वो है, समझना, हमें पता है कि वो है, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करें, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। समझना ध्यान से, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टेक्नोलॉजी का ही रोल आता है। स्टॉक उसको कहेंगे जिस रिसोर्स को पता है कि वो रिसोर्स है, हम, हमारे पास है भी हो, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करें उसका टेक्नोलॉजी नहीं है। जबकि रिजर्व में वो आता है जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम इस्तेमाल करने के लिए, मतलब कैसे इस्तेमाल करें, है कि नहीं, हाउ टू यूज, तो इसको लिख सकते हैं नो हाउ टू यूज, समझना। या फिर इसके लिए टेक्नोलॉजी है, इसके लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। पहले ये दो चीज क्लियर करो। स्टॉक उस रिसोर्स को हम कहेंगे जिसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं। रिजर्व उस रिसोर्स को कहेंगे जिसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतना बात क्लियर हुआ, फिर आगे बढ़ूंगा। स्टॉक उस रिसोर्स को कहते हैं जिसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। हम चाहकर भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने के लिए। एग्जाम्पल दे दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। पहले ये दो चीजें तुम्हारे दिमाग में घुसाओ कि स्टॉक का मतलब होता है कि वो रिजर्व जो स्टॉक है, स्टॉक होकर तो है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास रिजर्व, मतलब सॉरी, टेक्नोलॉजी नहीं है। जबकि हम रिजर्व की जब बात करते हैं तो इसको हमें पता है, टेक्नोलॉजी भी है कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, जरूरत नहीं है अभी हमें। बहुत ही बेसिक सी एग्जाम्पल है, देखो। क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं घुस रहा है दिमाग में, शुभश्री शक्ति का? चलो इसको और बहुत ही आसान भाषा में समझा। देखो ध्यान दो, बैंक में मान लो तुम्हारा भी अकाउंट है, समझना। बैंक में तुम्हारा भी अकाउंट है, ये हो गया तुम्हारा अकाउंट, ये हो गया तुम्हारा पिताजी का अकाउंट, ठीक है? ये तुम हो, ये तुम्हारे फादर है, समझना।
तुम दोनों ने अपने अपने अकाउंट में पैसा रखे हो, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे 10,000 रखी, पिताजी ने 20,000 रखी। समझना ध्यान से, तुमने 10,000, तुम्हारे पिताजी ने 20,000 रखा है। तो बात यहाँ पे जब हम स्टॉक और रिजर्व को समझने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे पास देखो, बैंक ने तुम्हें भी एटीएम दिया है, तुम्हारे पिताजी को भी एटीएम दिया है, ठीक है। तुम्हें भी एटीएम दिया है, तुम्हारे पिताजी को भी एटीएम दिया है, अकाउंट वालों ने, मतलब बैंक वालों ने। तुम्हें भाई एटीएम मिला तो तुम्हारा पिन भी तुम्हें याद है, लेकिन पिताजी का पिन पिन तुम्हें थोड़ी याद होगा। वो तो अगर नहीं बोलेंगे, अगर जबकि पिन किसी को बोलना नहीं चाहिए, तो मान लो कि पिताजी का पिन तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फिर से कहानी को मैं दोहरा रहा हूँ, कोई बोरियत नहीं बेटा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। देखो, मैंने कहा बैंक ने जाके, बैंक में तुम्हारा भी अकाउंट है, पिताजी का भी अकाउंट है। तुमने वहां पे मान लो कितने भी पैसे रखो, इसमें नोट पैसा मतलब मनी इज नॉट मैटर है। तो हम बात करें, तुम्हें भी बैंक पैसे निकालने के लिए एटीएम दिया है, तुम्हारे पिताजी को भी एटीएम दिया है, लेकिन तुम्हारे एटीएम का पिन तुमको पता है, तुम जब चाहो उसको निकाल सकते हो, तुम जब चाहो उसको पैसा निकाल सकते हो। लेकिन क्या तुम जब चाहो तुम्हारे पिताजी के एटीएम से पैसा निकाल सकते हो? जल्दी बोलो, ये सुन लो। तुम्हें अगर तुम्हारे पिताजी का एटीएम पिन नहीं पता होगा, तो क्या तुम उनके अकाउंट से जब चाहो पैसा निकाल सकते हो? निकाल नहीं सकते भाई, बेसिक सी बात है। पेट पिन ही नहीं पता होगा तो कहां से पैसा निकालूंगा मैं? यस। तो यही हुआ ना पिताजी का अकाउंट। योर फादर अकाउंट इज नॉन एज स्टॉक। मतलब तुम उसको इस्तेमाल करने के लिए, तुम्हें पता है भाई, तुम्हें पता है कि पिताजी के अकाउंट में 20,000 है, 20 लाख है, 20 करोड़ है, जो भी है तुम्हें पता है, लेकिन उसको निकालोगे कैसे बैंक से, एटीएम से? तुम्हें पता भी एटीएम से कैसे निकालोगे भाई? तुम्हें पिन चाहिए, तो पिन तुम्हें पता नहीं। मान लो पिन टेक्नोलॉजी है, कोई भी एक ऐसा रिसोर्स जिस रिसोर्स को तुम निकालना चाह, मतलब उसको यूज करना चाहते हो, तुम्हें पता है इसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम उस लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको हम उसको इस्तेमाल कर सके। इसका बहुत ही ज्यादा बेहतर एग्जाम्पल मैंने कल दिया था, स्टार्टिंग में जब रिसोर्स समझा रहा था, तो वो होता है वाटर। वाटर H2O। हमको पता है सर पानी में हाइड्रोजन भी होता है, हमको पता है पानी में ऑक्सीजन भी होता है कि नहीं? लेकिन ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं दूसरा, इनको अलग करके कैसे इस्तेमाल कर। जबकि देखो ध्यान दो, हाइड्रोजन एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगा। ऑक्सीजन से भी काफी इंपोर्टेंट है, ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए और भी बहुत सी चीजों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जीने के लिए जरूरी है, तो क्या चाहिए उससे बड़ा बढ़कर और क्या चाहिए? तो हमको पता है, लेकिन उस लेवल का टेक्नोलॉजी हम नहीं है जिस तरह से हम इसको मास प्रोड्यूस कर सकें। इस लेवल का टेक्नोलॉजी जिस दिन आ गया, तो मान लो कि दुनिया का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो जाएगा वर्ल्ड में, एनर्जी फील्ड में इतना ज्यादा रिवोल्यूशन होगा, तुम सोच नहीं सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? भाई समुद्र में इतना पानी है, जरा सोच के दिखाओ, एनर्जी की कभी कमी ही नहीं होगा, है कि नहीं? मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये क्या है भाई, ये जो पानी है, ये दिट इज कॉल्ड स्टॉक। समझ में आया स्टॉक? फिर अगर ये तो स्टॉक समझ आ गया, तो मैं रिजर्व में जाऊंगा। हमारा पिताजी का अकाउंट है भाई, वहां पे हम थोड़ी निकाल सकते हैं उनमें से पैसा, उनका एटीएम पिन अगर हमको पता नहीं होगा। जिस दिन हमको एटीएम पिन पता चल गया, मतलब हमें टेक्नोलॉजी मिल गया, है कि नहीं, तो तब हम थोड़ी उसको कहेंगे स्टॉक है, तब तो हम उसको कह देंगे डेवलप्ड रिसोर्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? चलो आगे देखते हैं। अब बात आती है सर रिजर्व क्या होता है। रिजर्व भी बहुत आसान है बेटा, ध्यान दो। यहाँ पे हमने कहा तुम्हारे पास एटीएम है, तुम्हारे पास एटीएम का पिन भी है, तुम जब चाहो एटीएम से निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? मान लो तुम्हारी मम्मी क्या करती है, तुम मान लो बाहर पढ़ते हो, तुम्हारे मम्मी को ले लो या तुम्हारे अंकल को ले लो, तुम्हारे भाई को ले लो, जो भी है, वो क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे मम्मी है, अंकल है, ब्रदर है, भाई है, जो भी है, मान लो कोई भी है, या फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड को भी ले सकते हो, ठीक है। चलो मान ले भी लो, समझने में क्या।
ये सब क्या कर रहे हैं, तुम्हें हर महीने तुम्हें खर्च के लिए, तुम्हारा जो, मान लो तुम्हारा खर्चा हर महीने 5,000 है, ठीक है, मान लो हर महीने तुम्हारा 5,000, क्या खर्चा करोगे इतना, बाकी का तो पैसा, तो मान लो 5,000 तुम्हारा खर्चा है। ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब दे दे रहे हैं तुम्हें। मान लो ये 4 हैं, ठीक है, मान लो और कोई है, तुम्हारा सिस्टर है, जीजू ईजू है, ये सब 1,000 रुपए तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारा भाई तुम्हारा जरूरत तो फुलफिल हो जा रहा है कि नहीं? तुम्हारा जो जरूरत था वो तो फुलफिल हो गया, तो क्या तुम इस अकाउंट में हाथ लगाओगे? भाई इसको कहोगे भाई रहने दो इसको। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जबकि तुम्हें पता है ये पैसा निकलेगा कैसे, कैसे निकालोगे ये पैसा, तुम्हें पता है कैसे निकालोगे, है कि नहीं? तुम इसको कैसे इस्तेमाल करोगे तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें जरूरत अब फील नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ है जरूरत, क्योंकि भाई मुझे तो मिल रहा है अदर सोर्सेस से, है कि नहीं? है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा कि तुम्हें जरूरत, तुम्हारे, तुमको पता है हाउ टू यूज, यू नो हाउ टू यूज दैट पर्टिकुलर थिंग, द पर्टिकुलर एटीएम, द पर्टिकुलर एनीवे, हाउ टू एक्सट्रैक्ट मनी, हाउ टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम, बट जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि अदर सोर्सेज से तुम्हें मिल रहा है। तो यही होता है रिजर्व, और कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड रिजर्व। डिफरेंस क्या है सर स्टॉक और रिजर्व में? स्टॉक में हमको टेक्नोलॉजी है ही नहीं, पता ही नहीं, मतलब पिन नंबर पता ही नहीं पिताजी का एटीएम का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? जबकि इसमें क्या है, इसमें भी हमें पता है, लेकिन हम इस्तेमाल ना इसको कर रहे हैं ना इसको कर रहे हैं। अगर दोनों का एक सिमिलरिटी देखा जाए, स्टॉक हो या रिजर्व हो, तो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जबकि एक में हमको पता है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजर्व में, लेकिन एक में हमको पता ही नहीं है भाई इसको इस्तेमाल कैसे करें, टेक्नोलॉजी है ही नहीं हमारे पास। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया सर वाटर को, उसमें से हमको थोड़ी पता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे अलग करेंगे इजीली। समझ में आया? तो ये हो गया रिजर्व। एग्जाम्पल ले लो, कौन सा, नदी का पानी, तुम्हारे इनिशिएटिव में दिया गया है। नदी के पानी में हमको पता है कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वहां से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं, हमको पता भी यही है ना, वी आर यूजिंग, ठीक है नहीं? अच्छी अलग अलग बहुत सी जगह पे हमें डैम भी है, लेकिन अब भी अगर तुम देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होता है इंडिया में? थर्मल पावर प्लांट से, कोयला से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी पानी से कैसे निकालेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बना के टरबाइन घुमा के कैसे निकालेंगे, ये भी हमको पता है, लेकिन वी आर नॉट यूजिंग बिकॉज अदर सोर्सेज से, थर्मल पावर से हमको मिल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर हुआ स्टॉक एंड रिजर्व में डिफरेंस? सवाल पूछता है मैडम, बड़ा सवाल पूछता है इन दोनों में से, और बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। तो हम बात कर रहे थे, क्या वो दो छूट गया था, नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च, चलो इसको भी समझा देता हूँ। शुभश्री मैडम, सुई छुआ बोलो ना कि सुई बोल लो शुभश्री, ये सर को देखते हो, सुई बोल रहा था कुछ। चलो बन गया इंडिया हमारा प्यारा भारत। देखो ध्यान दो यहाँ पे, बात हम करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज। पहले समझ लो नेशनल, भाई नेशनल का मतलब ही आता है देश, नेशन, नेशन से तो बना है नेशनल। जो देखो दुनिया में बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल रिसोर्स को छोड़ दो, इंडिविजुअल रिसोर्स में भी
ठीक नहीं। एक्चुअली देखा जाए टेक्निकली अगर हम देखें तो सारा मतलब ज्यादा सब जो सब रिसोर्स होता है, ऑल द रिसोर्सेज आर बिलोंग्स टू कंट्री, है कि नहीं। एक देश का हम भी रिसोर्स है कि नहीं, हम भाई ह्यूमन रिसोर्स हम है ना उस देश का। तो देखा जाए तो सब रिसोर्स कहाँ पे बिलोंग करता है, देश को बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है रिसोर्स की, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स की, तो यहाँ पे बात आती है सर जमीन की। वहां पे मिलने वाली फ्लोरा फोना, वहां पे मिलने वाला मिनरल्स, वहां पे जंगल वगैरह, ये सब किसका है, देश का ही तो है। तुमने अगर देखा होगा कि कभी कभार मान लो तुम्हारा जमीन है लेकिन वहां पे रेलवे लाइन बनना है कि नहीं। सरकार ने चाहा कि वहां पे एक रेलवे लाइन बनाएगा, तो क्या अगर सरकार चाहेगा रेलवे लाइन बनाने में, तुम क्या वहां पे मना कर सकते हो, अपोज कर सकते हो कि नहीं हम ये जमीन नहीं देंगे, कर सकते हो क्या? जल्दी कमेंट करो ये सुन लो। मैं, अगर सरकार चाहेगा तुम्हारा जमीन में से रेलवे लाइन बनाना, तो क्या तुम सरकार को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, क्योंकि पहले होता था, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, अब नहीं है, उसको हटा के फेंक दिया गया कहाँ पे, आर्टिकल 300A में। ये कानूनी अधिकार है, लीगल राइट बना दिया गया। तो मतलब जितना भी जमीन है, तुम जो चिल्ला रहे हो ना, ये मेरा जमीन, ये मेरा जमीन, एक्चुअली ये सब होता है सरकार का। सरकार ना, सरकार तुम्हें जो पैसा देके खरीदा है ना, उसका मतलब तुम्हें अधिकार मिला है उस जमीन को एंजॉय करने के लिए। तुमने वहां पे घर बना दी। अरे अगर तुम्हारा पूरा का पूरा तुम्हारा हो जाता तो क्या तुम टैक्स देते सरकार को उसके लिए? है कि नहीं, लैंड टैक्स लगता है ना, रेवेन्यू जिसको हम कहते हैं लैंड रेवेन्यू, लगता है कि नहीं लगता? तो क्यों लगता है? क्योंकि सरकार ने तुम्हें बस वो अधिकार दिया है कि तू बेटा इतना जमीन तुमने पैसा वैसा देके खरीदा है, तू कहेगा नहीं है तेरा जमीन है, तू ले ले इसको। लेकिन फिर भी तुम उसके लिए टैक्स देते हो सरकार को। मतलब वो कहता है कि तुम राजा खुद नहीं हो, राजा सरकार है, तुम हो प्रजा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो टेक्निकली देखा जाए तो सब जमीन, ये सब जो चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ये जो रिसोर्सेस, सारे रिसोर्सेस कहाँ पे आ जाता है, नेशनल रिसोर्स में आ जाता है। सब देश का है बेटा। जंगल ले लो, खेत वेत सब, मिनरल्स माइंस तो जो मिनरल्स तो सब सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, बस स्टेट गवर्नमेंट भी हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है, वो तो मैंने पढ़ा दिया ना पावर शेयरिंग में, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, है कि नहीं। तो यहाँ पे बात आती है कि सर जब हम बात करते हैं समुद्र की, टेरिटोरियल वाटर की, यहीं पे ज्यादा बच्चे फंसते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तीन टर्म तुम्हारे चिपका दिया गया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है, ठीक है, चलो इसको भी समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो हमारे यहाँ पे दोनों तरफ क्या है भाई, पानी है, यहाँ पे भी बे ऑफ बंगाल, ये अरबियन सी, यहाँ पे इंडियन ओशन। ध्यान देना यहाँ पे, देखो ये जो दो टच कर रहा है इंडिया का, ध्यान देना, इंडिया का टेरिटोरी समझो, इंडिया का लैंड मास नहीं, इंडिया का जो हम टेरिटोरी कहते हैं, टेरिटोरी यूनियन टेरी मतलब यूनियन टेरिटोरी नहीं, पूरा इंडिया का जो टेरिटोरी ऑफ इंडिया हम जब कहते हैं, तो ये भी आ जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? फिर लक्षद्वीप है इधर, ये भी आ जाते हैं सब, तो सब आ जाता है। तो इंडियन टेरिटोरी कहने का मतलब वहां पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड, या फिर जो छोटे मोटे आइलैंड इधर भी, उन सबको भी तुम्हें ऐड करके चलना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने कहा कि सर लैंड लैंड यूनियन इंडिया के टेरिटोरी के ऊपर जो है वो सब क्या है, किसी देश का टेरिटोरी के ऊपर, मान लो हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के टेरिटोरी के ऊपर जो कुछ भी है, ठीक है नहीं, जमीन वमीन सब, रोड, सब किसका है, भारत का ही तो है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जब बात आती है पानी की, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कमेंट करो। ये देखो ये पानी यहाँ पे घुस गया है, पानी यहाँ पे घुस गया है ना, तो यहाँ पे ना एक लाइन खींची जाती है, यहाँ पे एक लाइन खींची जाती है इस तरह से, इधर भी, मतलब उसको टच कर करके एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है इस तरह से। देखो जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींची जाती है इस तरह से, ठीक है, और जो ये अंदर वाला, ये भी पानी है, इधर भी पानी है, मान लो इधर ही पानी है, ये सब जो पानी है, इन जो पानी 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 ब्लू है पानी पानी, इसको कहते हैं इनर वाटर। इसको क्या कहते हैं?
इनर वाटर। बेटा ये सब याद रखना, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, और एनसीईआरटी में बस 12 नॉटिकल माइल तक दिया गया है। ये क्या है? इनर वाटर है, ठीक है। तो ये इनर वाटर किस में आता है? इंडिया का टेरिटरी के अंदर ही आ जाता है, इसको हम अलग नहीं करते, इसको समुद्र कहते ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हालांकि ये समुद्र का हिस्सा है, जबकि हम बात करें इस तरह के ज्योग्राफी के लिए, अगर इसको हम डिवाइड करने के लिए, इसको समुद्र का हिस्सा नहीं माना जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मान लो, जैसे कैसे नहीं माना जाता, तुम्हें माइंड में डाउट होगा। जैसे कि मान लो एनसीईआरटी में तुम्हारा दिया गया है कि यहां से, मान लो ये वाला, इतना वाला जो दूर, ये वाला जैसे मान बना रहा हूं मैं, यहाँ पे लाइन एक खींचा, तो यहाँ पे देखो ये लाक्षाद्वीप भी है, तो लाक्षाद्वीप का भी एरिया हम लेंगे यहाँ पे। चलो मान लो भूल जाओ कि लाक्षाद्वीप नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लाक्षाद्वीप नहीं हुआ हमारा है। तो मान लो मैं यहाँ पे लाक्षाद्वीप को नहीं बना रहा हूँ, मैं बस तुम्हें मेनलैंड इंडिया से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाला जो एरिया है, मान लो ये दिस अमाउंट ऑफ वाटर, दिस अमाउंट ऑफ वाटर, इसको हमने कहा कि ये यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना है? 12 नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल मतलब एक समुद्री मील होता है, मतलब एक लेंथ का यूनिट होता है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। समझा दूंगा अभी। जैसे हमने 1 नॉटिकल माइल मतलब होता है 1.852 किलोमीटर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 1 नॉटिकल माइल, ये समुद्र में पानी की जो एरिया, पानी का लेंथ, जो समुद्र का लेंथ नापने के लिए इस्तेमाल होता है, नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल का मतलब है 1.852 किलोमीटर। तो यहां से वो कहता है कि 12 नॉटिकल माइल तक, समझना ध्यान से, 12 नॉटिकल माइल तक इसको कहा जाता है टेरिटोरियल वाटर। क्या कहा जाता है? 12 नॉटिकल माइल तक का जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं टेरिटोरियल वाटर, समुद्र में। ठीक है। तो सर टेरिटोरियल वाटर से फायदा क्या है? मतलब इस वाले रीजन में, ये जो वाला रीजन मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में हमारा टोटल राइट्स है, सब अधिकार है हमारा, मतलब जितना अधिकार हमें इस देश के अंदर है, उतना ही अधिकार इस यहाँ पे भी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जितना अधिकार हमारा देश का इधर भी है, लैंड में है कि नहीं, उतना ही अधिकार हमें इस वाले एरिया तक भी है, 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक। इसको हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। किस तरह का अधिकार सर, अगर हम बात करें तो कुछ भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, कुछ भी। तुम चाहो तो यहाँ पे जो करना है करो। अरे जो काम तुम जमीन में करते हो, वही काम तुम यहाँ पे करो। सरकार जो काम यहाँ पे देश में करता है जमीन के अंदर पर, वो जो चाहे यहाँ पे वो कर सकता है, 12 नॉटिकल माइल तक। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसके आगे आता है और एक, ये मान लो यहाँ पे मैं बना दी और 12 नॉटिकल माइल, इस साइड में बना देता हूँ, ये मैंने बना दी 12 नॉटिकल माइल और। तो यहाँ से ये क्या हो गया? यहाँ से ये 12 हुआ था, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? दिस इज 24, 24 ना, 24 नॉटिकल माइल, और 12 नॉटिकल माइल में बढ़ा दिया। तो इसको कहते हैं कॉन्टिजियस जोन। कॉन्टिजियस जोन कहते हैं इसको। ये तुम्हारा इनिशिएटिव नहीं है, इसको थोड़ा अगर चाहो तो याद रख सकते हो, वरना मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, अगर चाहो तो रख सकते हो। इसको कहते हैं कॉन्टिजियस, क्या कहते हैं? कॉन्टिजियस जोन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहले हमने बेस लाइन खींच दिया, अच्छा ये बेस लाइन की बात ही हम कर रहा था। हमने कहा कि ये जो 12 नॉटिकल माइल कहाँ से नापेंगे भाई? ये जो 12 नॉटिकल माइल हम नापेंगे कहाँ से? यहाँ पे मान लो समुद्र घुस गया, तो यहाँ से थोड़ी मापेंगे हम। नहीं, उसको एक जगह से डिस्टेंस, एक मतलब एक एग्जैक्ट डिस्टेंस बन लाने के लिए हम यहाँ पे एक बेस लाइन खींच देते हैं, और इसके अंदर जो पानी आता है उसको हम कहते हैं इनर वाटर। और उसी लाइन से हम यहाँ पे नापते हैं 12, फिर आगे मान लो और नाप दिए, इतना हो गया 24 नॉटिकल माइल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं कॉन्टिजियस जोन। इसमें क्या क्या कर सकते हो? इसमें तुम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी ले सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हो, साफ सफाई कर सकते हो, है कि नहीं? अ,
मतलब मान लो इस एरिया में, अगर कोई इस एरिया में कोई जहाज घुस के जा रहा है, जैसे मान लो यहाँ से कोई पाकिस्तान का जहाज लेके जा रहा है, वो हमारा 24 नॉटिकल माइल के अंदर से घुस के जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो चाहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे पैसा ले सकते हैं, कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं। इतना तक ही ले सकते हैं कस्टम ड्यूटी 24 नॉटिकल माइल्स। तो वो क्या कहेगा, नहीं, मैं यहाँ जाऊंगा, वो क्या कहेगा, पाकिस्तान में यहाँ से गुजर जाऊंगा, तो जा, पैसा मत दे, लेकिन पैसा नहीं लेंगे हम उससे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये समझ में आ रहा है। मैंने कहा कि पूरा का पूरा जो देश के ऊपर, मतलब पूरा जो हमारा लैंड टेरिटोरी है, उसके ऊपर तो हमारा अधिकार है ही है। तो ये सब क्या है, इसके ऊपर जो भी है, पहाड़ वहाड़ नदी वदी, ये सब किसका है भाई? नेशनल रिसोर्स है कि नहीं? तो हम कहेंगे नहीं, नेशनल रिसोर्स और भी होता है भाई। नेशनल रिसोर्स मतलब कि यहाँ से 12 नॉटिकल माइल लो, ये भी हमारा है, इसमें कोई मतलब एक इंच ना देंगे हम इसको, है कि नहीं? 12 24 नॉटिकल माइल में भी घुसने नहीं देंगे। तो बाहर से थोड़ी है कहेगा कि ये, अगर मान लो चाइना आके के बोलेगा कि ये मेरा है, तो इतना मारेंगे ना उसको, बांस लेके तो भाग जाएगा यहाँ से चूम चांग करके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिजियस जोन। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर सकते हैं, कुछ भी, यहाँ से तेल वेल निकाल भी सकते हैं हम। अरे भाई, समझो बात को। अगर यहाँ हम कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं, तो क्या यहाँ नहीं ले सकते? अरे जब यहाँ पे ले सकते हैं, तो कोई यहाँ जहाज घुस के जाएगा तो थोड़ी छोड़ देंगे उसको, तो यहाँ भी ले सकते हैं, मतलब हाईएस्ट इतना तक हम ले सकते हैं कस्टम ड्यूटी के यहाँ से। उसके बाद आता है और एक चीज, ध्यान दो। हालांकि इतना बड़ा नहीं होता है, हम तो आरब में घुस गए, तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा बना दिया। ये कितना है यहाँ तक डिस्टेंस? ये 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहाँ से नहीं, ये जो बेस लाइन खींचा है यहाँ से, ये बेस लाइन से, जमीन से नहीं। बेस लाइन के अंदर तो इनर वाटर है, वो तो भाई वो जमीन की तरह ही है हमारा। तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल तक, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है? क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका मतलब अगर यहाँ पे कुछ भी है, मान लो पेट्रोल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, पेट्रोलियम, कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना, मिनरल्स, हम यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि 24 नॉटिकल के बीच में तुम यहाँ पे आइलैंड बनाओ, तुम चाहो तो खुद का अपना आइलैंड बना सकते हो, जैसे चाइना बनाया है, सऊदी अरब ने बनाया है अपना पाम आइलैंड। सऊदी अरब बोल रहा हूँ, यूएई ने बनाया है कि नहीं? किसी भी तरह का रिसोर्स बना सकते हो तुम, रिसोर्स बोलो, रिसोर्स को निकाल सकते हो। यहाँ पे तुम आइलैंड, यहाँ पे भी आइलैंड बना सकते हो, यहाँ पे भी आइलैंड, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी आइलैंड तुम बना सकते हो। या कुछ भी समुद्र के नीचे घुस के रिसर्च करना है, तो भी कर सकते हो यहाँ पे। कितना तक? 200 नॉटिकल माइल तक। हालांकि जब मैप में देखो तो इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा, 200 से काफी ज्यादा हो जाएगा, ठीक नहीं? 200 लगभग इतना ही तक आता है। अरे समुंदर है, बहुत बड़ा है समुंदर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैंने कहा कि देखो, बहुत ध्यान से समझो, नेशनल रिसोर्स का मतलब है देश में जो पूरा जो कुछ है वो सब देश का है। उसके अलावा इतना तक हमारा नेशनल रिसोर्स है, इतना तक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन तक। लेकिन यहाँ पे कुछ लिमिटेड चीजें, हम वहाँ पे मिनरल्स मिनरल्स खोद सकते हैं, आइलैंड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कस्टम ड्यूटी नहीं ले सकते। जब 24 नॉटिकल माइल्स तक घुस गया कोई, तो वहां से टैक्स वैक्स ले सकते हैं, कोई जहाज यहाँ से जा रहा है तो उससे हम टोल टैक्स ले सकते हैं, इस तरह का। इतना तक तो भाई हमारा खुद का टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है? यहाँ पे हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे, ठीक है? अब बात आती है, सर इंटरनेशनल क्या होता है? बेटा यही होता है इंटरनेशनल। देखो, अगर तुम्हारा बेस लाइन से, ये जो देखो बेस लाइन मैंने खींचा, इस बेस लाइन से अगर ये 200 नॉटिकल माइल से ज्यादा हो रहा है एरिया, तो ये है इंटरनेशनल वाटर। क्या ये जो समुंदर है, ये है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल वाटर, और इसके नीचे या फिर यहाँ पे जो मछली, यहाँ पे मान लो कुछ भी मिल रहा है, सोना, हीरा, पेट्रोलियम, ये किसका है? ये ना इंडिया का है, ना इधर से पाकिस्तान का है, किसका नहीं है, ये इंटरनेशनल का है। इसको अगर तुम्हें यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना होगा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा। WTO है, UNO है, ठीक है, उन सब से लेना पड़ेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेना। लेकिन यहाँ तो विदाउट परमिशन तुम खुद खोद सकते हो, कोई समस्या ही नहीं है। तो यहाँ पे जो रिसोर्स मिल रहा है, दिस रिसोर्सेज आर नॉन एज इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, समझ में आया इंटरनेशनल रिसोर्स क्या होता है? फिर से बेटा इसको समराइज कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आज ही इसको याद रखो, दिमाग में अभी फिट कर दो कि जो हमारे देश के अंदर है वो तो हमारा ही है, वो तो हमारे नेशनल रिसोर्स। उसके बाद जो ये बेस लाइन हम खींच देते हैं, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं सर टेरिटोरियल वाटर। क्या कहते हैं उसको? टेरिटोरियल वाटर, 12 नॉटिकल माइल तक। लेकिन बेस लाइन से नीचे अंदर जो होता है उसको हम इनर वाटर कहते हैं। यहाँ से इसके अंदर हम जो चाहे वो कर सकते हैं, ये मतलब यहाँ का सारा जो सब कुछ हमारा, ये जो यहाँ पे कुछ भी मिले हमारा ये, वहां से 24 नॉटिकल माइल तक इसको हम कहते हैं कॉन्टिजियस जोन। यहाँ पे भी हम कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है नहीं, कोस्टल ड्यूटी ले सकते हैं, और कुछ जो मैंने बताया आइलैंड वाइलैंड बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पेट्रोल, जब यहाँ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 200, मतलब एक बेसिक से ज्ञान रखो, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक हमारा खुद का है, नेशनल रिसोर्स है। लेकिन जब हम यहाँ से बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल जाएंगे तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल वाटर। और इंटरनेशनल वाटर यहाँ पे जो मिलेगा तुम्हें रिसोर्स वगैरह, वो क्या है? इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे एक ट्रीटी साइन है, पता है कि कोई भी अगर सेलिस्टियल बॉडी है, कोई भी सेलिस्टियल बॉडी, मतलब मान लो चांद हो गया, कोई भी एस्ट्रॉयड है सेलिस्टियल, लिख जाना, उस पे एक कॉन्वेंशन हुआ है, उस कॉन्वेंशन के मतलब इंटरनेशनल कॉन्वेंशन, उसके हिसाब से चांद किसी का नहीं है, चांद सबका है। ठीक है, वहां पे जाकर मान लो इंडिया कहेगा नहीं चांद मेरा है, रशिया कहेगा नहीं चांद का ये हिस्सा मेरा है, किसी का नहीं है, सबका है। लेकिन इसने इसी चीज का एक बवाल कर दिया। एक बंदा था, ठीक है नहीं, एक बंदा था, उस ट्रीटी में एक लूप होल था, पता है, ये बड़ा मजेदार कहानी है। उस ट्रीटी में एक लूप होल था, लूप होल ये था कि वहां पे उस ट्रीटी में बताया गया था कि चांद किसी का मतलब किसी देश का नहीं हो सकता। समझो बात को, ट्रीटी में लिखा गया था चांद किसी का, किसी देश का नहीं हो सकता। तो एक बंदा था, उसने कहा कि वो रियल एस्टेट वाला बंदा था, ठीक है, हमारा देश का नहीं है, मतलब जमीन वमीन जो बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, इस तरह का चीज, कम में खरीदेंगे ज्यादा बेचेंगे, उसको रियल एस्टेट कहते हैं। तो वो क्या किया, उसने यूएनए को, जो यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो उसको एक चिट्ठी लिखा, खत, और उसने कहा कि मैं चांद को खरीदना, मतलब मैं चांद को क्लेम करना चाहता हूँ कि चांद मेरा है। समझना मेरी बात। उसने लिखा खत कि चांद के, देखो उस ट्रीटी के हिसाब से चांद किसी का नहीं है, पर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी किसी का हो ही नहीं सकता। तो इसने चिट्ठी लिख दी कि जैसे अगर किसी 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 का मतलब इन द सेंस किसी देश का नहीं है, ना रशिया का ना चाइना का नहीं है, किसी का नहीं है। तो इसने कहा भाई वहां पे तो ये लिखा है किसी देश का नहीं हो सकता, थोड़ी लिखा है कि किसी इंसान का नहीं हो सकता। तो उसने वहां पे लिख दिया कि मैं चांद को लेना चाहता हूँ, ये सब कुछ ऐसे कुछ कुछ लेके लिख के भेज दिया, है कि नहीं। अगर मान लो उसने लिखा कि इसका, उन्होंने लिखा बस अगर ये किसी का नहीं है तो मेरा तो हो ही सकता है, ऐसे ही कुछ बावला लिख के भेज दिया किसको, यूएनओ को। यूएनओ ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसने कहा ये कौन पागल है, ये जो जवाब नहीं दिया, उसे चिट्ठी भेजा था ना, उसका कॉपी रखा था, और उसको लगा कि यूएनओ ने कुछ नहीं बोला। देखो कहते हैं ना कि मौन है सम्मति लक्षणम, अगर कोई मौन है तो मतलब वो सम्मति जना, मतलब यस बोल रहा है, एग्री हो रहा है। तो उसने कहा अगर यूएनओ कुछ नहीं बोल रहा है तो मतलब चांद मेरा है। और तब से वो और उसके बेटा मिलकर वो भी क्या करने लगा, उसके बाद उसने चांद पे जगह बेचना शुरू किया सस्ते में। भाई कोई वहां पे घर जाके कब बनाएगा, किसी को थोड़ी पता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और जो लोग, जो तुम्हें न्यूज में आएगा, जो सुशांत सिंह राजपूत, उसने चांद पे जाकर खरीद, मतलब ये लैंड मतलब खरीदा था। या फिर कुछ लोग ऐसे निकलते हैं, किसी उस दिन हमारा ओटीवी न्यूज में दिख रहा था, कोई एक हस्बैंड उसकी वाइफ को बर्थडे गिफ्ट दिया चांद पे जगह पे, लेके तो जा नहीं सकता। सस्ते में, काफी सस्ता मिलता है, आर्थ से काफी सस्ता मिलता है वहां पे। अगर जो कोई भी खरीदता है ना, कहाँ से खरीदता है पता है? उसी बंदे से खरीदता है।
लगा दिया और ये बेच बेच के वो करोड़पति हो गया। क्या दिमाग लगा के रखे हैं। हाँ, ऐसे ही करता है। उसने बोल दिया कि देखो यूएनओ को मैंने भेजा था और मेरे पास तो प्रूफ है, लेकिन यूएनओ ने कुछ नहीं बोला था, उसको अप्रूव कर दिया मेरा। चांद पे जाकर चाहिए कितना चाहिए भाई, उसको भी नहीं पता, वो भी दिखा देगा मैं देखो ये वाला एरिया शर्मा जी का है, उसके बाद साइड वाला बगल वाला प्लॉट तुम्हारा है, और एक सर्टिफिकेट देके स्टाम्प लगा, ले जा चांद पे 10 जगह, उसको पैसा दे दोगे तुम। इतना पागल लोग होते हैं, क्या कर चांद पे, यहाँ जमीन खरीद के दे, चांद पे खरीद के दे। चलो, समझ में आया ना ये सब चीजें, नेशनल इंटरनेशनल वाटर। तो आगे हम देखेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट, रिसोर्स प्लानिंग, काफी सारी चीजें कल देखेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद क्लास 9 का भी क्लास लेना है मुझे। अब तो क्लास चलने वाला है 6:30 बजे तक। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।